उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए रिवाइज्ड रिजल्ट की घोषणा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कर दी गई है। लेकिन आंकड़ों में इतना मिसमैच है जो पहले रिजल्ट घोषित किया गया था और अब जो रिजल्ट घोषित किया गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। साथ ही बात होगी बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की नई भर्ती विज्ञापन का मामला क्यों फंसा हुआ है, साथ ही साथ एलटी ग्रेड की भर्ती का मामला जिसके संदर्भ में सब कुछ अध्याचन मिल चुके हैं लेकिन फिर भी विलंब क्यों हो रहा है भर्ती के संदर्भ में, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, इस पर भी डिटेल में चर्चा होगी। बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा नौकरी के लिए दर दर भटका जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आज से 2 दिन पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकारों के द्वारा शिक्षकों की स्थिति को लेकर के जो तस्वीर प्रस्तुत की गई थी और जो वर्तमान तस्वीर है उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है, ये देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। साथ ही बात करेंगे डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 2022-24 सत्र के लिए हालत इतनी गंभीर हो चुकी है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर एडेड भर्ती के रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर के, उसके बाद उत्पन्न हुए विवाद के संदर्भ में। आप स्क्रीन पर पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा, उस समय जो सचिव थे वो श्री संजय कुमार उपाध्याय जी थे, जो कि 15 नवंबर 2021 को ये पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सूचना दिया था कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और कितने अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इसमें आंकड़ों को आप ध्यान से देखिएगा। ये 15 नवंबर 2021 के आंकड़े हैं जब पहली बार रिजल्ट की घोषणा की गई थी। इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन की संख्या आप देख लीजिए और सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या देख लीजिए। सहायक अध्यापक यानी जो टीचर के लिए पोस्ट थी उसमें कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या थी 2,71,066 अभ्यर्थी। ध्यान से समझिएगा, 2,71,066 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। वहीं दिनांक 6 सितंबर 2022 को पीएनपी के द्वारा जो फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट की घोषणा की गई है उसमें आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं उसकी कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें जो सहायक अध्यापक पद के लिए कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है वो 2,71,071 बताई गई है। पहले था 2,71,066। तो ये 5 अभ्यर्थी कैसे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे अभ्यर्थी उनकी संख्या तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना। वहीं ओएमआर तो फिर से जांच हो रही है, उसमें नए बच्चे थोड़ी बढ़ जाएंगे। तो ये 5 अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं ये सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को बताना चाहिए था। अब अगर सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या पर गौर करें तो 3,369 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले सफल घोषित कर दिए गए थे लेकिन अब असफल घोषित किए गए हैं। ये इतना गंभीर मामला है कि भले ही आपको लग रहा होगा कि बस इतने बच्चे फेल हो गए हैं अब सब कुछ सही हो गया, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। सोचिए, ये तो पकड़ में आ गया और मामला चूंकि कोर्ट में चला गया, कोर्ट के आदेश के बाद से ये फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने की बात की गई। इसी प्रकार से यही संस्था पीएनपी के द्वारा ही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती संपन्न कराई गई है। क्या उसमें पारदर्शिता होगी जब 1894 पद में इतने भारी संख्या में, मतलब आप देखेंगे कि लगभग दुगने अभ्यर्थी, जितनी वैकेंसीज थी उससे दुगने अभ्यर्थी लगभग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से पास किए गए हैं। तो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती और 68,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में इतनी बड़ी वैकेंसीज में कितने ज़्यादा धांधली हुए होंगे इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में इतना ज़्यादा घोटाला हुआ था कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा उसके पिछले कार्यकाल में जो पीएनपी की सचिव थी श्रीमती सुत्ता सिंह जी, उनको भी निलंबित करना पड़ा था। बावजूद इसके उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताया गया। जब पारदर्शी था तो फिर सचिव को निलंबित क्यों किया गया, और जब निलंबित किया गया तो पूरे भर्ती प्रक्रिया की जांच क्यों नहीं कराई गई। इन सब पर कड़ी कार्रवाई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभ्यर्थी किस बेस पर अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि उनके मन में एक ऐसा संदेह बना हुआ है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि कोई एक बंदा पैसे दे करके मेरी जगह पर चयनित ना हो जाए। यही मामला एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में देखने को मिला था कि मात्र 1894 पद के सापेक्ष 3,369 अभ्यर्थी गलत तरीके से सफल घोषित किए हैं। अगर मान लीजिए इसकी जांच नहीं होती तो जाहिर सी बात है जो नंबर बढ़वाया होगा या फिर पैसे दे करके इधर उधर हेर फेर किया होगा तो वो ऐसा थोड़ी होगा कि बॉर्डर पर अपने नंबर को लाया होगा। जाहिर सी बात है वो मेरिट में आने के लिए हाई मेरिट किया होगा, ठीक है, नंबर ज़्यादा बढ़वाया होगा। उस कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट का चयन होगा ही नहीं। 1894 पद थे और 3,369 गलत तरीके से पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या है। तो इसमें जेन्युइन कैंडिडेट कहाँ आए? ये सब तो फर्जी वाले छात्र थे जो गलत तरीके से पास हुए होंगे और इनका मेरिट भी हाई होगा। जाहिर सी बात है जब ये नंबर बढ़वाए होंगे तो ये
आज के डेट में अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप जिस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहे हैं उसमें पूरी पारदर्शी बरती जाएगी। और पारदर्शिता इस तरीके से नहीं कि आप सिर्फ बोल दीजिए और पारदर्शिता के नाम पर कुछ भी नहीं है। बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, जिसकी लास्ट वैकेंसी 2019 में जारी की गई थी, उसकी नई वैकेंसीज की सुगबुगाहट होने लगी है। नई वैकेंसी जल्द ही जारी हो सकती है। इसका सब कुछ तैयार हो चुका है, अधियाचन भी मिल चुके हैं और वैकेंसीज के लिए प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन समकक्ष जो अर्हता होती है उसको लेकर के विवाद फंसा हुआ है। जैसे कि आप लोग एलिजिबिलिटी में देखते होंगे, लिखा रहता है कि बीएड और उसके समकक्ष, तो उसके समकक्ष में किन किन डिग्रियों को माना जाए या फिर कोई भी अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके समकक्ष अगर बातें की जाती हैं तो कई विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उस पूरे मामले को लेकर के। जिसके बाद से पहले ही ये मामला शासन के पास आयोग ने उत्तर के लिए भेजा हुआ है। अभी तक शासन से अनुमति नहीं मिली है या फिर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही उत्तर प्राप्त होगा इसका विज्ञापन जारी करने की आयोग की पूरी कोशिश है। और यही आयोग जो है यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यूपीपीएससी, इसी के द्वारा एलटी ग्रेड की भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, जिसका अधियाचन बहुत पूर्व मिल चुका है, लेकिन भर्ती अभी तक लटकती जा रही है। उसके संदर्भ में भी आयोग ने शासन के पास प्रस्ताव भेजा है कुछ इसी प्रकार के विवाद को लेकर के कि समकक्ष जो अर्हताएं होती हैं उसमें किसको माना जाए, तो उसको लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से जब जवाब मिलता है तो तुरंत इसके संदर्भ में भी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। इन दोनों वैकेंसीज के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं, इसमें डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं इन दोनों वैकेंसीज की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको एक बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है भविष्य में। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी राज्य सरकारों ने और सभी केंद्र सरकारों ने शिक्षकों के सम्मान में अपने राज्य सरकार की पीठ खुद ही थपथपा लिया कि हम लोग किस प्रकार से शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट करते हुए साथ ही साथ एक फेसबुक पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात कितना बेहतर है। उनके द्वारा ये बताया गया कि 2013-14 में प्रति शिक्षक 26 छात्र थे और 2020-21 में प्रति शिक्षक 18 छात्र हैं। आप आरटीई का मानक देखेंगे तो आरटीई का मानक ये कहता है कि प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। और यहाँ पर 18 छात्रों पर ही एक शिक्षक बताया जा रहा है। यानी कि आप मान करके चलिए कि जो मानक है उससे भी डबल शिक्षक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं? आए दिन यहाँ पर खबरें प्रकाशित होती रहती हैं न्यूज़पेपर में कि इस विद्यालय में एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है या फिर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी एक ही शिक्षक पर है, कहीं पर शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है, कहीं पर रसोइयाँ खाना बना रही हैं। तो क्या ये सभी प्रैक्टिकली आपको संभव दिख रहा है कि मानक से दुगने ज़्यादा शिक्षक हो चुके हैं विद्यालयों में? इस सच्चाई को बयां करते हुए एक आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नौकरी के लिए ठोकर खा रहा है बीएड पास। मामला ये था कि प्रयागराज से ये खबर प्रकाशित हुई है। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में मंगलवार को एक रोजगार मेला आयोजित किया गया था जिसमें भारी संख्या में बीएड अभ्यर्थी भी उपस्थित हुए थे। वहाँ पर जब उनसे जानकारी मिली कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है तो हाईली क्वालिफाइड बच्चे थे जो कि बहुत कम वेतन पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसमें पहला केस आप देख पा रहे होंगे, एक बंदा था वहाँ पर जो कि एमए बीएड कर रखे हैं उन्होंने और टेट सीटेट सब कुछ क्वालिफाई है और एक प्राइवेट स्कूल में अपनी सर्विस दे रहे हैं मात्र 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, इनकी क्वालिफिकेशन देखिए, एमए बीएड टेट सीटेट सब क्वालिफाई है और मात्र 3,000 रुपये प्रति माह पर ये काम कर रहे हैं। यानी रोज़ का देखेंगे तो सिर्फ 100 रुपया, इससे ज़्यादा तो लेबर चार्ज कर लेते हैं पर डे का। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि आज से 2 दिन पहले जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार शिक्षकों के सम्मान में अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही थी कि हम कितना शिक्षकों का सम्मान करें, हम शिक्षकों को कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो फिर ये कैसा शिक्षक का सम्मान है कि एक लेबर से भी कम एक राष्ट्र का निर्माता कमा रहा है। यानी फाइनेंशियली वो कितना परेशान होगा, कितना शोषित हो रहा होगा। इतना हाईली क्वालिफाइड बंदा अगर 3,000 पर काम करने के लिए मजबूर है तो इसके लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हो सकता है कि इस बच्चे में कुछ कमी हो सकता है कि ये बच्चा केवल इसके पास डिग्री हो और राज्य सरकार के द्वारा निकाले गई भर्तियों में ये चयनित ना हुआ हो तो इसमें बच्चे की गलती है। निश्चित तौर पर आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। कैसे, इसको समझिए। आज जितनी सीटें हैं, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी विभागों में टीचर के लिए या फिर प्राइवेट स्कूलों में, उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चों को टीचर ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है। कुकुरमुत्ते की तरह निजी डीएलएड संस्थान और निजी बीएड संस्थान खोले जा रहे हैं। इसको मान्यता कौन दे रहा है? राज्य सरकार के अंतर्गत ही तो मान्यता दिया जाता है। तो क्या आवश्यकता थी इतनी मान्यता देने के लिए? आज अगर आप देखेंगे
तो बीएड में एंट्रेंस के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, लेकिन एंट्रेंस का कोई मतलब है वहाँ पर? जब 0 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को भी एडमिशन दे दिया जाता है तो फिर एंट्रेंस लेने का मतलब क्या रह गया? एंट्रेंस लेने का मतलब तब रहता है जब आप एक बैरियर सेट करते हैं कि इतना % से ऊपर बच्चे ही केवल प्रवेश ले पाएंगे, भले ही हमारी सीटें क्यों ना खाली चली जाए, तब उस एंट्रेंस का मतलब रहता है। आप एंट्रेंस केवल दिखावा के लिए ले रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है, इससे योग्य अभ्यर्थी मिल रहा है। कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा, ऊपर से टॉप 50% को छोड़ दिया जाए तो बाकी के नीचे जो है वो निश्चित तौर पर आगे जाकर के एक सही तरीके से नौकरी नहीं पा पाते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो कि अच्छा पे करते हैं टीचर्स को, लेकिन ये 2000, 3000, 1000 पर अगर टीचर काम करने को मजबूर है तो ये इसकी पूरी जो वजह है वो ज़्यादा भीड़ होना है। क्यों? क्योंकि सप्लाई आपने ज़्यादा कर दिया टीचर का और डिमांड कम है। जाहिर सी बात है, जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो एक विद्यालय के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो वो क्यों 50,000, क्यों 30,000, क्यों 20,000 टीचर को पे करेगा? जाहिर सी बात है, अगर आप 3,000 पे काम नहीं करेंगे तो दूसरा 10 टीचर अवेलेबल है लाइन में, तो वो उसको हायर कर लेगा। तो ये सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ये सभी प्रॉब्लम है। तो सरकार को चाहिए था कि बीएड, डीएलएड जैसे कोर्स 2-3 साल के लिए रोक दीजिए। आपके पास 10 गुना ज़्यादा बच्चे पहले से बेरोजगार बैठे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं कि जो कि टीचर बनने लायक नहीं है। तो उसको आपने पहले क्यों नहीं रोका? आपने बैरियर पहले लगाना चाहिए था कि ये अभ्यर्थी जो शिक्षक के फील्ड में जाएंगे, शिक्षा के फील्ड में जाएंगे, उनके लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर परसेंटेज वाइज या फिर एंट्रेंस लेना केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक बैरियर सेट किया जाए कि इसके ऊपर वाले ही बंदे एडमिशन ले पाएंगे, तो वहाँ पर एक क्रीम बंदे जो होते हैं वहीं केवल आगे जा पाते हैं और उससे एक तरीके से राष्ट्र निर्माता का जो दर्जा दिया जाता है वो अपने आप में चरितार्थ हो पाता। आज आप भूसे की तरह सभी अभ्यर्थियों को बीएड बीटीसी करा रहे हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा शिक्षक बनने के लायक नहीं है। उसका रीजन ही यही है कि आपने सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दिया और डिमांड बहुत कम है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से लड़ने में अव्वल है। केंद्रीय योजनाओं से भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को यानी युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2022-24 के लिए एडमिशन की जो प्रक्रिया चल रही थी उसकी हालत इतनी खराब है, इसका अंदाजा आप इसी आर्टिकल से लगा सकते हैं। मात्र 20% सीटें, सभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी समाप्त हो चुकी है, उसके बाद भी इस 20% सीटें ही केवल भर पाई हैं। ये खबर गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। गोरखपुर में 48 निजी डीएलएड संस्थान हैं जिसमें कुल मिलाकर के 3,626 सीटें हैं। हालत यह है कि डाइट की भी सीटें नहीं भर पा रही हैं, डाइट की भी कुछ सीटें खाली रह गई हैं। और अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर 5 निजी डीएलएड संस्थान ऐसे हैं जिसमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, मतलब कि वहाँ पर खाता ही नहीं खुला है। और 2 ऐसे निजी डीएलएड संस्थान हैं जिसमें केवल एक सीट भरी है। अब आप सोच लीजिए यहाँ पर ट्रेनिंग क्या होगा। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। एक तो इतने ज़्यादा कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं थी जितना मान्यता देकर के कॉलेज खोला गया। दूसरी, इनके द्वारा जो बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल किया गया है और बीएड के लिए मौके ज़्यादा अवसर तलाशे गए हैं और डीएलएड की मौक़ों को कम किया गया है लगातार। इन सब के बाद से ये सभी स्थिति पर उत्पन्न हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाइट के प्राचार्य कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के जो डाइट के प्राचार्य हैं श्री जयप्रकाश, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बीएड मान्यता मिलने के बाद डीएलएड कोर्स को लेकर के युवाओं में उत्साह में इधर कमी आई है। इस सत्र में अभी पहले चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद भी अधिकतर सीटें खाली रह गई हैं। ये डाइट प्रचार के स्टेटमेंट हैं। डाइट में भी सीटें नहीं भर पा रही है, हालत ये हो गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।